नमस्कार, सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर थोड़ी गर्माहट बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि भारत की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना जो है घुस आई है। फौजें जो है वहां पर घुसती जा रही हैं और भारत की सरकार जो है उसका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और डिप्लोमेटिक जो एक्सरसाइज है वो लगातार हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचने देंगे, मस्तक नहीं झुकने देंगे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन क्या स्थिति है, इस सब का क्या मायने है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब का विदेश नीति पर खास जो है माहिर है, उनका जो अनुभव है वो बहुत लंबा रहा है। उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी की बात कि सत्य हिंदी के साथ आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमेशा बना रहता है और उसी की वजह से हम सच का सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सफर को और मजबूत करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को जरूर क्लिक करें। बात करते हैं भारत चीन सीमा पर। खुर्शीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपका जो अनुभव है वो हिंदुस्तान के काम आना चाहिए, इसीलिए आपको परेशान किया। सर, इस वक्त जो है भारत चीन की जो सीमा है, खासतौर से लद्दाख का जो इलाका है, वहां पर कहा जा रहा है कि चीनी सेना घुस आई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि उसे पीछे किया गया है। भारत की सीमा जो है उस पर बातचीत हो रही है, कमांडर लेवल की बात हो रही है और विदेश मंत्रालय भी डिप्लोमेटिक लेवल पर काम कर रहा है। आप इस सब को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके दो विषय हैं, दो पहलू हैं जी, दोनों महत्वपूर्ण हैं जी। एक पहलू ये है कि हर देश को अपनी धरती, अपनी अस्मिता का ध्यान होता है और उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। और अगर कोई हमारी भूमि पर घुस के आता है या वहाँ खेमाबंदी करने का प्रयास करता है तो वो एक चिंता का विषय है, अवश्य वो चिंता का विषय है। और मैं इसमें बहुत ज्यादा विपक्ष और पक्ष के बीच में कोई बहुत ज्यादा टकराव की भूमिका नहीं देखना चाहता। लेकिन मुझे ये याद तो है कि जब हम सरकार में थे, हम सत्ता में थे, तो कहीं थोड़ा सा भी नोक-झोंक कहीं अगर हो जाती थी तो उस पर एक बड़ा बवाल पूरे देश में खड़ा किया जाता था। चलिए, वो जैसा भी था। आज सवाल ये है कि हम बातचीत के लिए इस समय चीन से वचनबद्ध हैं। पूरे देश को बता चुके हैं कि बातचीत चल रही है। कई पहलुओं में बातचीत हुई है, कई लेवल्स पे बातचीत हुई है। पहले स्तर पर हुई, फिर उसको लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर तक ले जाया गया, हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी तरफ से मेजर जनरल। लेकिन अंततः एक प्रश्न रह जाता है कि ये बातचीत की आवश्यकता क्यों हुई? कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसलिए बातचीत की आवश्यकता हुई। क्या हमने चीन की जिस जगह को, जिस धरती को चीन अपना मानता है, क्या हमने वहां घुसपैठ की है, या जो हम अपनी जगह मानते हैं उस पर चीन ने घुसपैठ की है? जी, अब बहुत दुख के साथ ये मानना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि इसका तो प्रश्न हो सकता है कि घुसपैठ कितनी हुई, लेकिन घुसपैठ हुई है इस पर अब मैं नहीं समझता कि कोई संदेह है। जो हम लोग सब कहते चले आए हैं कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके बारे में जो परसेप्शंस है दोनों देशों के, वो कभी कभी अलग अलग होते हैं जी। सरकार का भी यही है जी। और जो परसेप्शन अलग अलग होते हैं, तो जब धरातल पर कुछ वहां की फौज की कोई टुकड़ी कुछ करती है तो उसमें ये दूसरे पक्ष को ऐसा लग सकता है कि देखिए, जो हमारी समझ से और हमारे परसेप्शन से हमारी भूमि है उस पर इन्होंने आकर कब्जा करने का प्रयास किया है और इसमें झगड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, ये हम सबका लक्ष्य है, हम सबका
दायित्व है कि ऐसा ना हो, चीन से हमारे संबंध मधुर रहे, हमारे संबंध बिगड़े ना, ये एक अति आवश्यक हम लोगों के लिए पहलू। दूसरी बात ये है कि जहां पर चीन के लोग अंदर आए हैं, पीएलए के जो सैनिक हैं वो हमारी भूमि पर आए हैं, या जहां हमारा परसेप्शन है कि वो हमारी भूमि पे आए हैं जी, तो उसका महत्व क्या है? क्या कोई खास विशेष सामरिक महत्व है? जैसे डोकलाम की बात थी कि एक बहुत सामरिक व्यवस्था पर उसका महत्व था और उस सामरिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता था। तो ये एक दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न जो मैं मानता हूं बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बात है कि चीन को ऐसा करना पड़ रहा है, या चीन क्या सोचकर, क्या समझकर, या किस कारण से आज ये दबाव डालने का प्रयास कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मील 2 मील 4 मील थोड़ी सी भूमि हमारी लेना चाहता है और इसलिए आया, देखा कि हम उसको जवाब देंगे कि नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होगा, कोई और कारण होगा, बड़ा कारण होगा। और वो कारण क्या है, जियोपॉलिटिकल कारण क्या है, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और ये सब समझने के बाद फिर हम चीन से वार्ता करें तो कुछ बात निकलेगी। वार्ता अगर सिर्फ सैनिक ही लेवल पर होगी तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, कहना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर वार्ता पॉलिटिकल लेवल पर होती है, जिन लोगों ने बार बार हमें ये बताया है कि हमारे बहुत अच्छे और मधुर संबंध चीन के साथ बन गए हैं, उस लेवल पे अगर वार्ता होती है तब कोई बात बनने की आएगी। अब आप ये याद करें कि हिस्ट्री में जहां जहां कभी इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसी आमने सामने की कोई ऐसी टकराव की स्थिति बनती है या टेंशन होता है, तनाव होता है, तो उसमें पॉलिटिकल एंटिटीज बात करती हैं, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हों, राष्ट्रपति लेवल के हों, प्रधानमंत्री लेवल के हों, या उनसे नीचे स्तर के हों, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के हों, उस लेवल के लोगों से बातचीत हो पाती है। ये सीधे सीधे सिर्फ जनरल टू जनरल बातचीत होने से ये समस्या का कोई समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। सर, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो भी मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन ने भी कहा कि हमें जरूरत नहीं है, भारत ने भी कहा है। क्या आपको लगता है कि बार बार ट्रंप साहब पहले वो पाकिस्तान के मसले पर, कश्मीर के मसले को लेकर बात करते रहे कि मीडिएट करने को तैयार है, आज चाइना को लेकर तैयार हैं? हमारी जो नीति है, कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि हम लोगों को पहले तय करना पड़ेगा कि हम क्या अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं चीन के खिलाफ, या चीन के साथ रहना चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ, या न्यूट्रल रहना चाहते हैं। आप क्या देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, और मुझे आप क्षमा करेंगे, इसके जवाब में थोड़ी सी ह्यूमर के साथ मैं इसका जवाब दूं जी, कि कभी कभी ऐसा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो कूटनीति आप अपनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप खड़े होकर ये कहें कि हम सबके साथ संबंध चाहते हैं और हम सभी के हित में काम करना चाहते हैं और सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो हमेशा काम नहीं करता। आज चीन और अमेरिका के बीच में एक विशेष टकराव है, एक खिंचाव है चीन और अमेरिका के बीच में, और शायद उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते, कोई और राष्ट्रपति होता, तो ये को जो भी कारण रहे हैं इस टेंशन के, वो शायद अमेरिका और चीन के बीच में वो ना होता। लेकिन अभी हाल में जो पिछले कुछ माह में मैं देख रहा हूं कि जहां बैठक होती है, जहां पर कोई सेमिनार होता है, कहां पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो हमेशा हमारी तरफ ये देखते हैं कि हम उनको इंडो पैसिफिक में कहां सहयोग दे सकते हैं, और हम जो ईस्ट चाइना सी का मसला है उसमें हम उनको कहां सहयोग दे सकते हैं या उनको कहां समर्थन दे सकते हैं। और वो बात करते हैं ये मान करके जैसे हमने ये मान लिया है कि हमारा और उनका जो दृष्टिकोण है वो एक ही है,
और हमारा और उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो एक ही है। अगर ऐसा है तो हम तो अपने साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करेंगे ना, क्योंकि हमारी चीन से पिछले 20 साल से बातचीत चल रही है और उस बातचीत के कारण हमारे संबंध चीन से बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे ख्याल से कई दशक हो गए, 70-75 से एक ऐसी गोली नहीं चली है चीन और भारत के बीच में जो जानलेवा हो। और ये कोई आसान बात नहीं है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी सीमा पर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा टकराव हो रहा है कि हमारे नौजवान सैनिक शहीद हो रहे हैं, या दूसरी तरफ हम प्रहार करते हैं तो उनको भी हम मार गिराते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ है, चीन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो हम कर बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो हमने कमाया होगा, जिसके कारण आज चीन के साथ विवाद होने के बावजूद हम कहीं इस मामले को पर अंकुश लगाने से हम नाकामयाब हो जाएं, विफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत को बहुत सूझबूझ के साथ अपने इंटरेस्ट को गार्ड करते हुए, अपने जो भारत का जो अपनी सोच है उसको सुरक्षित रखते हुए हम चीन को अपने साथ कैसे लें, और आने वाले विश्व में, आने वाले कल में चीन और भारत के मधुर संबंध रहें, इकोनॉमिकली भी रहें, पॉलिटिकली भी रहें और मिलिटरीली भी रहें। ये मैं मानता हूं हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन सरकार की नीति इस पर कुछ स्पष्ट नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है, हमारे नेताओं से सरकार ने कोई भी बात शेयर करने से इनकार किया है, या उन्होंने कोई रुझान अपना ऐसा नहीं दिखाया है कि उनकी बात कहीं हो जाए। लेकिन सर, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज जो हेड हैं, उन दोनों के बीच तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जैसा भी है, मतलब सरकारों के बीच जो हमारा है, जैसे आपने कहा दोनों देशों के बीच। तो क्या आपको लगता है कि आज जितनी गर्माहट है या तनातनी है, उस समय दोनों स्टेट हेड्स को बात करने की नौबत आ गई है? क्या वो स्थिति में हम पहुंचे हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है टेलीफोन पर। जो भी बात हुई, किसने कितना बताया, किसने कितना कहा और किसने कितना माना, वो अलग बात है। लेकिन जब उन दोनों की बात हो सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी की और चीन के राष्ट्रपति की बात क्यों नहीं हो सकती है? अगर इन्होंने मैत्रिक संबंध बनाए हैं और एक झूले पर साथ झूले हैं, तो साथ झूलना तो हमारी भारतीय सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। झूला झुलाना भी बहुत बड़ी बात होती है और साथ झूलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर साथ झूले हैं तो कम से कम फोन उठाकर बात तो कर सकते हैं। इतना तो कह सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हो रहा है, इसको रोकिए, फिर हम लोग मिलेंगे, बात पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको तो फौरन रोकिए। कहा उन्होंने? क्या ऐसा हुआ? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो झूला झूलने का फिर क्या फायदा है? सर, एक और महत्वपूर्ण चीज है चाइना से, जो चीन से हमारे संबंध है उसमें, वो है हमारा बिजनेस, ट्रेड जो है। और उसको लेकर थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है कि जो सरकार के स्तर पर, राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हम चीन के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, पड़ोसी के तौर पर भी। लेकिन देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि चीनी चीजों का बहिष्कार करें, चीन के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ये जो कन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात है, ट्रेड में हम देख रहे हैं कि 5,625 अरब रुपयों का व्यापार सालाना हो रहा है भारत और चीन के बीच में, जिसमें 1350 अरब का व्यापार जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान से हो रहा है। मतलब 4,000 के करीबन जो है 4,000 अरब का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। और भारत में चीन के सामान का बहिष्कार और उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। तो ये कहीं कन्फ्लिक्ट तो परेशान नहीं करेगा हमें? देखिए, ये बात तो जो भी सत्ता में होता है उसको सुलझे मन से सोचना पड़ता है। आप दिखावे की राजनीति कहाँ तक करेंगे? राजनीति में दिखावा करना होता है। कभी कभी कोई चीज आपको अगर कुछ नहीं तो सांकेतिक रूप से करके लोगों को विश्वास में लेने के लिए और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। और हर चीज पर हम अगर उंगली उठाएंगे तो मैं मानता हूं कि हम न्याय नहीं कर रहे हैं इस सरकार के साथ या अपने समाज के साथ। लेकिन जो वास्तविकता है उससे तो आप अपनी आंख नहीं मूंद सकते। वास्तविकता ये है कि भारत की आज वो स्थिति नहीं है कि हम चीन से जो यहाँ पर आयात होता है
उससे अपने आप को पूर्णतः अलग कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए एक समस्या है, हम जितना निर्यात करना चाहते हैं उतना चीन हमको निर्यात करने का अवसर नहीं दे पा रहा है, नहीं देता है। और उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि वो हमारा निर्यात बढ़ सके। और चीन, आखिर भारत और चीन दो सबसे बड़ी मार्केट्स आज दुनिया में हैं, विश्व में दो बड़ी मार्केट्स हैं। तो चीन की मार्केट में अगर हम नहीं पहुंचते, जी आपको आत्मनिर्भर भारत होने पर भरोसा नहीं है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के दो विषय हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के दो विषय हैं। एक विषय यह है कि आप किसी के साथ ट्रेड करें ही नहीं, किसी के साथ व्यापार करें ही नहीं। या एक विषय ये हो सकता है कि आप इतने मजबूत हो जाएं और लोगों को आपकी बनाई हुई वस्तुओं की इतनी आवश्यकता हो कि वो लाइन लगाकर आपके पास आए खरीदने के लिए। सिर्फ कह देने से तो आप आत्मनिर्भर आदमी नहीं हो जाता ना। हमको बहुत सारी चीजें हैं, ये एक ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड में ये संभव है कि कोई और व्यक्ति कोई और सामग्री तैयार करता हो जो हमसे सस्ती हो और हमसे बेहतर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश हर चीज बनाएगा। कुछ चीजें कोई और देश बनाता है, कुछ चीजें हम बनाते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर का सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है और जो असल उसका मतलब है वो ये है कि हम कभी किसी पर विवश होकर किसी के सामने घुटने ना टेकें कि हमको ये दे दो। इसलिए कभी हमको बाहर से खद्यान का इंपोर्ट करना पड़ता था, हमको गेहूं मंगाना पड़ता था अमेरिका से, हमें चावल मंगाना पड़ता था, हमको ईरान से चने की दाल मंगानी पड़ती थी। जब हमने कोशिश करी यहाँ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में कि हम चीजें अपनी बना सकें चीजें, हम अपनी खेती को, कृषि का इतना उत्पादन बढ़ा दें कि हमें किसी के सामने हाथ ना बढ़ाना पड़े। लेकिन तब भी कुछ फल है जो भारत में नहीं उगेगा, कुछ फल है जो कहीं और उगेगा। हम अगर ये कहें कि हम बाहर से आया हुआ फल खरीदेंगे ही नहीं तो लोग हमारा फल क्यों खरीदेंगे? तो ये तो एक समन्वय बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मनिर्भर लोग कमजोरी का कोई नेगोशिएशन नहीं करते, वो मजबूत स्थान से वो बातचीत करते हैं। वो भी जो भी समझौते करते हैं वो मजबूती के स्थान से समझौते करते हैं, वो कमजोरी के स्थान से समझौते नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में हमारे देश में, आप श्रीलंका चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, आप अफ्रीका में चले जाएं, जगह जगह पर आप जाएं, वहां पर एयरपोर्ट्स चाइना ने बनाए हैं, वहां की स्टेडियम्स चाइना ने बनाए हैं, वहां की लंबी बड़ी सड़कें चाइना ने बनाई हैं, क्योंकि चाइना के पास संसाधन है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास मशीनें हैं जो उन्होंने पहले अपने लिए उपयोग में लाए थे और उसके बाद अब वो दूसरी जगह पे उपयोग में ला रहे हैं। हमने कभी तक ये शायद स्वीकार नहीं किया कि भारत में चाइना आकर स्टेडियम बनाए या चाइना आकर यहाँ पर कोई हार्बर बनाए, जैसे वो श्रीलंका में बना रहे हैं या श्रीलंका में उन्होंने सड़कें और एयरपोर्ट बनाई है। लेकिन तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास पूरा पैसा तो है नहीं, बहुत है, लेकिन इतना नहीं है कि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्वयं बना लें। तो अमेरिका लाए, अमेरिका देगा क्या? अमेरिका के पास उतना पैसा है? उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत गड़बड़ा चुका है, सब लोग ये जानते हैं। और अगर उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गड़बड़ाया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो इनवर्ड लुकिंग अब अपनी व्यवस्था बनाएंगे, हम सिर्फ अमेरिका की ओर देखेंगे, कि यहाँ कौन आकर पैसा लगाएगा, कौन यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएगा, कौन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा? अगर चीन से हमारे अच्छे संबंध हो तो जिसमें हम अच्छे हैं हम वहां उनके यहाँ जाकर बनाए, जिसमें वो अच्छे हैं वो यहाँ आकर बनाए। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज हमारे विश्वास की और हमारे संबंधों की स्थिति ऐसी नहीं है कि ऐसा हो। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमको ये कहना चाहिए देश के सामने। लेकिन ये नहीं है कि हम सरकार में बैठकर कुछ करें, वहां झूला झूले और जो साधारण व्यक्ति है उससे कहें कि नहीं आप चीन का ये ग्लास मत खरीदिए, आप हमारा ग्लास चाहे उसका दुगने पैसे में मिले, आप वो खरीदिए, चीन का आप ग्लास मत खरीदिए जी। और अगर हम चीन से कम्पीट करना चाहते हैं तो हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा।
एक और मुल्क जो है हमारा पड़ोसी है नेपाल, उसको लेकर भी आजकल कुछ संकट हो रहा है। अभी नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया। नेपाल को हम अपना रिश्तेदार, अपना परिवार का और ये सब मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल भी आज चीन की तरफ खड़ा हुआ है। क्या आप ऐसा समझ रहे हैं? देखिए, मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आई। नेपाल में आइडियोलॉजिकली, नेपाल में विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग हैं वामपंथी वहां पर, उन लोगों का बड़ा प्रभाव है नेपाल में, और इसलिए उन वामपंथी लोगों के संबंध चीन से अच्छे होंगे। लेकिन नेपाल में बहुत बड़ी संख्या वहां के उन लोगों की है जो हिंदी भाषी हैं। वहां के वो जो तराई के लोग हैं जो वहां जाकर बसे हैं, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है नेपाल के लिए। और मैं मानता हूं कि एक साधारण नेपाली और कितने ही उनके नेता जो बनारस से या बिहार से या जेएनयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़कर गए हैं और जो वहां नेपाल के विकास के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनका जो संबंध भारत से है वो कोई मामूली संबंध नहीं है जो एक फूंक से टूट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीति है, जो भी हमारी प्लानिंग है, उसमें कुछ कमी होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें नेपाल की बहुत बड़ी गलती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको कष्ट दे रही हैं, ये बड़ा स्पष्ट है कि वो कष्ट दे रही हैं। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं, मैं समझता हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बदलती हुई दुनिया है, और इस बदलती हुई दुनिया में संबंध बनाए रखना, छोटे बड़े लोगों के बीच में, बड़े देश और छोटे देश आपस में संबंध कैसे बना के रखेंगे, इस पर सोचने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि कभी कभी जरा अंदर झांक कर भी देखना है कि हमने जो किया है कि वो सही है या कहीं हमसे कोई त्रुटि रही और हमसे कोई कमी रही है। और अगर सही है तो फिर हमें डटे रहना चाहिए, उसका नुकसान हो फायदा हो जो भी हो, अगर सही समझते हैं तो हमें डटे रहना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पे कम से कम जो लोग अनुभवी हैं, जिन्होंने इन चीजों को अच्छी तरह से सुलझाकर पहले रखा है, उनसे कहीं ना कहीं बात तो कर लेनी चाहिए, कभी थोड़ी सी उनसे चर्चा तो हो जानी चाहिए। सर, अभी तो कहा गया कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बात की चाइना को लेकर और मुद्दों पर, तो कहा गया कि वो उसकी बड़ी कंडेम किया गया और कहा गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर साथ नहीं दे रहे हैं भारत। देखिए, राहुल जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी कोई प्रश्न उठाया है। लेकिन ये कहकर किसी भी सरकार को ये कहने का तो अधिकार है नहीं कि जिस पर हम लेबल लगा देंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का, उस पर आगे चर्चा नहीं होगी। तो फिर लोकतंत्र में क्या बचेगा? आप जिस पे चाहो लेबल लगा दो। अगर कोई बच्चे निकलते हैं, जेएनयू के बच्चे, जामिया के बच्चे, कहीं और के बच्चे निकलते हैं, गलती हो क्यों ना, और वो खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, तो आप उनको राष्ट्रीय सुरक्षा का लेबल लगा देते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विरोध कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय अस्मिता का विरोध कर रहे हैं। तो ये कहां तक खींच कर ले जाएंगे कि किसी भी नेशनल लेवल के लीडर को ये पूछने का भी सवाल, ये मौका नहीं मिलेगा कि वो कहे कि भाई जो हो रहा है क्या वो सही है। अगर ये सरकार राहुल जी और सोनिया जी और जितने विपक्षी नेता हैं सबको बुलाकर और बंद कमरों में, जैसे हम किया करते थे, उनसे सुझाव ले लेती, उनको बता देती कि हमारी स्थिति क्या है और उनसे सहयोग मांग लेती, तो ये बात खुलकर इस तरह से पब्लिक में ना आती जैसे आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है। जी, आपके सवाल से जुड़ी एक और बात आ गई जिस पे मैं भी चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ कि आपकी बात से लग रहा है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस समय मुल्क में, देश में इनटॉलरेंस का माहौल है। कुछ लोग हैं जो इस बात को बार बार कर रहे हैं, जबकि सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रभक्ति पर काम कर रहे हैं, नेशनलिज्म पर काम कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इनटॉलरेंस के माहौल की चर्चा करते हैं। क्या आपको लगता है इनटॉलरेंस का माहौल है? देखिए, ये कह देना कि इंटॉलरेंस का माहौल है, ये समझा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि हमने अपने विश्वास को हम खो बैठे। मैं इसलिए बहुत संकोच से इस शब्द का उपयोग करूंगा।
कि इंटॉलरेंस है। मैं ये मानता हूं कि अगर हमने ये माना है कि ये भारत देश टॉलरेंस का देश है, टॉलरेंस से बढ़कर ये तो वो देश है जो आपस में सहयोग से बना है, जो एक दूसरे के भाईचारे से जिस देश ने अपने आप को बनाया है, वहां हम क्यों मान लें कि इंटॉलरेंस है। लेकिन हाँ, इंटॉलरेंस के एग्जाम्पल्स आज रोज देखने को मिल रहे हैं, और आज के दिन कहीं कोई साधारण व्यक्ति अगर इंटॉलरेंट बिहेवियर का प्रदर्शन करता है तो कम से कम सरकार की तरफ से कुछ उदारता होनी चाहिए। आप कल भी किसी से कोई सवाल पूछ सकते हैं, सारे सवाल आज ही पूछ लेने हैं। क्या दिल्ली पुलिस को और कोई काम नहीं है कि सारे एफआईआर और सारी चार्जशीट इसी वक्त लगा दें, जबकि कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन मामलों को हम बाद में सुनेंगे। अभी इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम इस मामले को सुने कि वहां पर प्रदर्शन सही था कि गलत था, वहां पर लाठीचार्ज हुआ तो सही हुआ या गलत हुआ। कोर्ट्स तो ये कह रहे हैं और पुलिस ये कह रही है कि दनादन हम लोग बुलाते जाएं, लोगों को पकड़ते जाएं, अरेस्ट करते जाएं, उनको पेश करते जाएं और उन पर यूएपीए लगाते जाएं। अरे चार्जेस लगाने हैं तो लगा लेना, लेकिन इस वक्त उन पर ये चार्ज लगाना कि आप वो कर रहे हैं जो आतंकवादी करते हैं, आप वो कर रहे हैं जो देश को खतरा पहुंचाते हैं, क्या ये समय है इन बातों का? ये तो वो समय था जो संदेश दिया गया था, उस संदेश को सच्चे मन से लागू करना था कि हम लोग मिलकर एक बहुत बड़े संकट का सामना करें, और कर रहा है ये देश, संकट का सामना कर रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल सर, हो सकता है कि आपको लगे कि ये सवाल अभी मौजूद नहीं हो, लेकिन अभी अभी आज खबर आई कि जो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय झा साहब, उन्होंने कहा है कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर कि अभी तक कांग्रेस लीडरशिप का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और उससे जो है असुरक्षा की भावना आ रही है। इससे पहले भी कई लीडर्स हैं, शशि थरूर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, नाम लेना अभी वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी लीडरशिप इशू पर भी चर्चा होनी चाहिए? कितने समय तक आप पार्टी जो है बिल्कुल ऐसे ही क्या बताएं? देखिए, नहीं, मैं आपकी बात का जो लक्ष्य है वो मैं समझ गया। ये एक बहुत गंभीर विषय हम लोगों के लिए है। गंभीर विषय इसलिए है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में पुराने हैं, जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, वो हमारी परंपराओं को, अपनी पार्टी की परंपराओं को समझते हैं। कितना कब कहा जाता है, कितना कब किया जाता है, कब कैसे कुछ होता है और कहाँ इशारा होता है, कहाँ नजर होती है, कहाँ पर तीर मारा जाता है, ये परंपराएं होती हैं हर पार्टी की परंपराएं होती हैं। हम जो कांग्रेसी अपने आप को जन्मजात से मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे लीडर्स कौन हैं, अच्छे बुरे जैसे, लेकिन हमारे लीडर्स हैं, हमारे मत के लीडर्स हैं। अब कोई लीडर कोई लेबल लगाए ना लगाए, कहीं अपने आप को कोई डिस्क्रिप्शन दे ना दे, लेकिन वो हमारे लीडर्स हैं और हम उन लीडर्स के माध्यम से इस पार्टी को चला रहे हैं। समय समय पर पार्टी के अंदर चर्चाएं होती हैं कि साहब इसको थोड़ा सा और कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। वो समय भी आता है, वो बातें भी होती हैं। बाहर खड़े होकर हम किसी और से कोई मैनेजमेंट का मॉडल लें और कहें कि मैनेजमेंट मॉडल पर हम लोग फेल हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये परंपरा नहीं रही है। कोई समझ सकता है कि ये परंपरा में कमी है, इसमें बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो समझ सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, जिनके आपने नाम लिए, संजय झा जी का आपने नाम लिया, ये बड़े समर्पित कांग्रेस के सेनानी हैं, और दुख होता है, कष्ट होता है अगर इनके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। हमें और वार्ता करनी चाहिए, हमको सबको बैठ के पार्टी में और मिलजुल कर ये बातें करनी चाहिए और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा संकट है लीडरशिप का, तो मेरा जवाब होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति डेमोक्रेसी में उम्मीद करता है कि उसको एक नया स्वरूप या प्रारूप उसको देखने को मिले, ताकि हम उस स्थिति से किसी और स्थिति में पहुंचे, जो स्थिति हमारी पिछले 2 चुनाव में रही है, उस स्थिति से निकलकर हम बाहर आए और फिर जीत की तरफ हम बढ़ सकें।
सर उसके लिए लीडरशिप बदलाव की जरूरत आपको नहीं लग रही? आपको लगता है कि कांग्रेस का जो एडेसिव है वो केवल गांधी फैमिली है, वो एडेसिव हटते ही कांग्रेस टूट वो भी है, देखिए वो भी है। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि गांधी परिवार का नहीं, वो एडहेसिव है और वो काम करता है, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि ये एडहेसिव पुराना हो गया, उतना काम नहीं करता जितना पहले करता था। लेकिन ये तो एक समय के साथ क्या परिवर्तन आएंगे, कैसे आएंगे, जब आएंगे तो आ जाएंगे। इस समय हमारा ये कहना कि हमारे पास एक विकल्प है, वो हमारी पार्टी में इस वक्त कहीं कोई बात स्पष्ट ऐसी नहीं है कि कोई विकल्प है या बन सकता है। कोई आसान बात नहीं है। हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई विकल्प निकल कर सामने नहीं आ रहा था, जब तक कि मोदी जी विकल्प बनकर सामने नहीं आ गए। और आज ये मत भूलिए कि आज बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आफ्टर मोदी व्हाट, क्या होगा, इसके बाद क्या विकल्प होगा। लोग कहते हैं, चर्चा करने वाले चर्चा करते हैं, तो कल क्या होगा किसने देखा, किसने जाना। लेकिन आज ऐसी कोई विवश हमारी स्थिति है, ये मैं अपने सम्मानित मित्रों से इस बात में मैं सहमत नहीं हूं जो ये समझते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है। क्या मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि विकल्प नहीं होना गांधी परिवार का नेतृत्व को चलाए रखना मजबूरी है कांग्रेस की? देयर इज नो अल्टरनेटिव। नहीं, इसको आप मजबूरी क्यों, इसमें मजबूरी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर विकल्प नहीं है तो नहीं है, और जब विकल्प होगा तो होगा। लेकिन ऐसा क्यों हम समझे कि ये हमारी मजबूरी है? ये आज वास्तविकता है। हमारे पास नेतृत्व है, ये एक वास्तविकता है। हमारे नेतृत्व ने और हमने सबने मिलकर 2 बार प्रयास किया कि हम मोदी जी को हरा सके, हम नहीं हरा सके, ये भी वास्तविकता है। और आगे चलकर हमको फिर से हराने का प्रयास करना चाहिए, वो भी एक वास्तविकता है। तो उसके लिए दूसरे लोग चिंता कम करें, हमको स्वयं चिंता करने दें, हम उसका रास्ता खुद निकालेंगे। अगर हमें कोई अच्छा लगता है और हमें किसी में विश्वास है, तो दूसरा हमको क्यों समझाता है कि आपका विश्वास गलत है? क्या किसी दिन सलमान खुर्शीद साहब को मैं कांग्रेस का अध्यक्ष देख सकता हूं, जो 40 साल से कांग्रेस के साथ लगे हुए? अच्छा, आप देखिए, जो सलमान खुर्शीद को मिला हुआ है वो क्यों छिनवाना चाहते हैं? जितना है उतना रहने दीजिए। हम बहुत खुश हैं कि हमको पार्टी ने इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ सम्मान दिया है, बहुत मौका दिया है। हर एक कुछ और चाहता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरी पार्टी ने मुझे इतना दे दिया कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए। अगर पार्टी कहीं और कुछ देगी उसको भी हम स्वीकार करेंगे, नहीं देगी तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो कांग्रेस में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आते हैं, बट वो उनका एक लगाव है, उनका एक विश्वास है, उनका एक सोचने का तरीका है जो उनको कांग्रेसी बनाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला उसके लिए, और आपके लिए हमें बहुत शुभकामनाएं। हम तो चाहेंगे कि सलमान खुर्शीद साहब भी किसी दिन एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नुमाइंदगी करें। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।